हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक बार फिर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करके साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ पाकिस्तान का रणनीतिक साथी है बल्कि भारत का छुपा हुआ दुश्मन भी है। जब भारत पाकिस्तान के आतंकियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, चीन आकर पूरी साजिश बिगाड़ देता है। लेकिन अब भारत भी सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के भरोसे बैठने वाला नहीं है। बीते 2 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया है, जिनका बचाव चीन अपने वीटो से करता रहा। ये वो ऑपरेशन हैं जिनका नाम शायद दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनकी धमक से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। अब भारत में यह सवाल तेजी से उठ रहा है, जब हमें संयुक्त राष्ट्र में वीटो नहीं मिलता, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो फिर हम हर साल इतनी भारी फंडिंग क्यों करें? यही वो सोच है जिसे अब भारतीय जनता की आवाज में भी जगह मिलने लगी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही संयुक्त राष्ट्र को हमारी ओर से मिलने वाली राशि में कटौती की मांग तेज हो रही है। उधर चीन का खेल सिर्फ संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन अब ताइवान के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को निशाना बना सकता है, और इसके संकेत अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। यानी अब भारत को दक्षिण एशिया के नक्शे में सिर्फ बचाव नहीं, हमला सोचकर आगे बढ़ना होगा। चीन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि उसके आतंकियों को भी हथियार, तकनीक और सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है, जिससे उनकी क्षमता बढ़ रही है। और अमेरिका, वह भी खुलकर भारत के साथ खड़ा नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सीधे आतंकी फंडिंग में हो सकता है। यह साफ करता है कि ट्रंप भी अब चीन की तरह भारत के दुश्मनों को समर्थन देने में जुट गए हैं। अब वक्त है भारत को चीन के असली दुश्मनों को मजबूत करने का। ताइवान को मिसाइल सप्लाई की जाए, खुफिया जानकारी दी जाए और डिजिटल, साइबर व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसकी रीढ़ को मजबूत किया जाए। ये सिर्फ मदद नहीं होगी, ये चीन की रीढ़ पर वार होगा। यूनाइटेड नेशन को लेकर कई सारे नए खुलासे और ऐलान हुए हैं। आइए उन सभी को जान लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए, रूस बार बार कहता है कि भारत और चीन को दोस्त बन जाना चाहिए, क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जब आप संयुक्त राष्ट्र में चीन की वीटो पॉलिटिक्स को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि चीन हर बार भारत के दुश्मनों को बचा रहा है। बात चाहे पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं पर प्रतिबंध लगाने की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की, चीन हर बार वीटो का इस्तेमाल कर इन आतंकियों को बचाता है। ये दोहरा चेहरा अब भारत के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ रूस कहता है भारत चीन दोस्त बने, लेकिन दूसरी तरफ चीन पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भारत की कोशिशों को कमजोर बना रहा है। आज हम इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। कैसे चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक साजिश रचता है और कैसे वो आतंकियों को राजनीतिक संरक्षण देकर वैश्विक सुरक्षा पर खतरा बन चुका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की एक और कोशिश को चीन ने शर्मनाक तरीके से रोक दिया है। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 खूंखार आतंकियों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिन आतंकियों को चीन ने बचाया, उनके नाम सुनकर पूरा हिंदुस्तान थर्रा जाए। अब्दुल रऊफ अजहर, साजिद मीर, अब्दुल रहमान मक्की, तलहा सईद और शाहिद महमूद रहमतुल्लाह। ये वही हैवान हैं जिनके दिमाग से निकली थी संसद हमला, पठानकोट हमला, पुलवामा ब्लास्ट, IC 814 अपहरण और 26/11 जैसा नरसंहार। भारत और अमेरिका ने रऊफ अजहर को 2022 में वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने पहले उसे 3 महीने तक होल्ड पर डाला और फिर 2023 में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यही हाल साजिद मीर के साथ हुआ, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने उसे 2012 में ही वैश्विक आतंकी घोषित किया था, लेकिन चीन ने उसे भी ढाल बनकर बचा लिया। हद तब हो गई जब अब्दुल रहमान मक्की पर 2022 में लगी रोक को चीन ने हटवा दिया और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोल दिया कि मक्की मर चुका है, जबकि दुनिया जानती है कि वह जिंदा है और सक्रिय है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, जो लश्कर की फंडिंग और भर्ती का मास्टरमाइंड है, उसे भी चीन ढाल बनकर बचा रहा है। इतना ही नहीं, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के डिप्टी शाहिद महमूद को भी चीन बचा ले गया और भारत द्वारा TRF के खिलाफ 3 बार प्रस्ताव भेजे गए,
लेकिन चीन ने तीनों बार ब्लॉक किया। अब रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। चीन आतंक के खिलाफ नहीं, आतंक के साथ खड़ा है। वीटो अब शांति का नहीं, आतंक का हथियार बन चुका है और चीन इसका सबसे बड़ा सौदागर। भारत अब इसे सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि हर मोर्चे पर इसका जवाब भी दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तक चीन की हर चाल पर भारत का पलटवार तय है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। अगर चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, तो भारत के पास अज्ञात गनमैन हैं, जो पाकिस्तान के अंदर गली गली, ठिकानों और छुपे अड्डों तक घुसकर उन आतंकियों को ठोक रहे हैं जिन्हें चीन वीटो लगाकर बचाता है। ये वही रणनीति है जो इजराइल बरसों से अपनाता आ रहा है। बातें नहीं, सीधे कार्रवाई। भारत अब इंतजार नहीं कर रहा न संयुक्त राष्ट्र की बैठकों का, न अमेरिका के समर्थन का और न ही चीन से कोई उम्मीद। अब भारत ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने की नीति को चुना है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक खूंखार आतंकी मारे गए, वो भी ऐसे ऑपरेशन में जहां कोई आधिकारिक मोर्चा नहीं लिया गया। सिर्फ एक अज्ञात गनमैन आता है, गोली चलती है और आतंक का अंत हो जाता है। न नाम बचता है, न नेटवर्क। चीन को लग रहा था कि वीटो से वह भारत को छुड़ा लेगा, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि भारत अब रणनीति से भी युद्ध लड़ता है और खामोश तरीकों से दुश्मनों को मिटा देता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र के कागजी प्रस्तावों पर नहीं, जमीनी कार्रवाई पर यकीन करते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य ताकत बन चुकी है। चुपचाप घुसो, काम तमाम करो और वापस लौट आओ। अब यह पूरी दुनिया के सामने साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं, कब्रगाह बन चुका है। बीते 2 वर्षों में भारत विरोधी 16 खूंखार आतंकियों को ठिकाने लगाया गया है और इस लिस्ट का सबसे ताजा नाम है लश्कर का खूनी मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद, जिसे 18 मई को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इस एक हत्या ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। वो सैफुल्लाह को सुरक्षित जोन में मानते थे, लेकिन मौत ने उसे उसके गुप्त ठिकाने में ही ढूंढ निकाला। अब हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम की पेशानी पर भी शिकन की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। सैफुल्लाह वही आतंकी था जो भारत में 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। उसका मारा जाना एक कड़ा संदेश है। अब भारत के दुश्मनों को कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी की शह पर जिएं, मौत उनकी निगरानी कर रही है। इससे पहले मार्च 2025 में फैजल नदीम और मुफ्ती शाह मीर, फरवरी में मौलाना काशिफ अली, मार्च में मेजर दानियाल, अप्रैल में कारी एजाज आबिद और 2023 में रहीम उल्लाह, अकरम गाजी, मौलाना जियाउर रहमान जैसे नाम भी खामोशी से मिटा दिए गए। ये सभी भारत के खिलाफ बड़ी साजिशों से जुड़े थे। इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत हुई थी मार्च 2022 में जैश के जहूर इब्राहिम की हत्या से। तब से लेकर आज तक ये चेन रुकी नहीं। अब इसे दुनिया शैडो ऑपरेशन कह रही है और इसमें भारत की खामोश भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नाकामी की सबसे बड़ी पोल खोलती है। उनके अपने ही आतंकी मेहमान अब उनकी धरती पर मौत का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की सरहदें अब डेंजर जोन बन चुकी हैं, जहां भारत विरोधी एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मिटाया जा रहा है। यह है नया भारत, जो जवाब नहीं देता, सीधे घर में घुसकर गोली से हिसाब करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब संयुक्त राष्ट्र न तो भारत को वीटो पावर देना चाहता है और न ही भारत के दुश्मन आतंकवादियों को सजा दिला पा रहा है, तो फिर भारत क्यों हर साल करोड़ों की फंडिंग करता रहे? सच तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र अब एक निष्क्रिय और पक्षपाती मंच बन चुका है, जो चीन की छाया में दम तोड़ रहा है। यह देखकर भारत के भीतर भी गुस्सा फूटने लगा है। आवाजें उठ रही हैं कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, जब हमारे खिलाफ साजिशों पर आंख मूंद ली जाती है, तो हम संयुक्त राष्ट्र को क्यों पोषित करें? और इसी गुस्से को हवा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उसकी फंडिंग में कटौती कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र अब खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अगले 20 महीने में 7,000 नौकरियां कटने जा रही हैं, यानी हर 5वां कर्मचारी बेरोजगारी की कतार में खड़ा होगा। यूएन के भीतर से निकले मेमो और रॉयटर्स की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका पर $1.5 बिलियन की देनदारी, यानी 1,28,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम यूएन की कमर तोड़ चुकी है। और ट्रंप की नीतियां इस आग में घी नहीं, डायनामाइट डाल रही हैं। एलन मस्क तक ट्रंप की टीम से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्रंप यूएन समेत WHO और हार्वर्ड तक की फंडिंग रोकने की धमकी दे चुके हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के मिशन, हेल्थ, एजुकेशन, मानवीय मदद सब खतरे में है। भारत जैसे देशों पर भी सीधा असर पड़ेगा,
क्योंकि ये सिर्फ बजट कटौती नहीं, वैश्विक स्थिरता पर हमला है। यूएन डगमगा चुका है और ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की ओर से बार बार खुफिया रिपोर्टें जारी की जाती हैं जिनमें यह कहा जाता है कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका हमें सावधान कर रहा है या हमें लड़ाने की साजिश रच रहा है? अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच सीधी जंग छिड़ जाए ताकि वो खुद दूर बैठकर हथियार बेचे, राजनीति करे और सुपर पावर बना रहे। यानी एक तीर से 3 शिकार। चीन कमजोर, भारत उलझा हुआ और अमेरिका मस्त मुनाफे में। लेकिन इस पूरे खेल से अलग एक बात और भी है। चीन वाकई भारत के लिए गहरा, खतरनाक और भरोसे के लायक नहीं रहने वाला दुश्मन बन चुका है। लद्दाख की चोटियों से लेकर अरुणाचल की वादियों तक जहां देखो वहां चीन की घुसपैठ, साजिश और विस्तारवाद की खौफ नजर आती है। तो हाँ, चीन भारत के लिए वास्तविक खतरा है, लेकिन अमेरिका की मंशा भी दूध की धुली नहीं है। ड्रैगन यानी चीन अब दोहरे मोर्चे की साजिश रच चुका है। ताइवान पर कब्जे की तैयारी पूरी और भारत को पाकिस्तान के जरिए जंग में फंसाने की योजना भी तैयार। अमेरिका के इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रैटेजी सेंटर के वरिष्ठ विश्लेषक रिचर्ड डी फिशर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चीन ने पाकिस्तान को 20 J-10C फाइटर जेट, PL-15 मिसाइलें और किल चेन जैसी घातक टेक्नोलॉजी सौंप दी है ताकि भारत के खिलाफ हमले की पटकथा लिखी जा सके। यहां तक कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी अब चीन के इशारे पर चल रही हैं। रिचर्ड का दावा है, अगर भारत पाकिस्तान से उलझा तो चीन अपनी 1,20,000 सैनिकों की टुकड़ी सीमा से हटाकर ताइवान पर चढ़ाई कर देगा और फिर अगला टारगेट होगा अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के जरिए हिंद महासागर पर कब्जा। यही है ड्रैगन का असली गेम प्लान। मलक्का जलमरू मध्य और फारस की खाड़ी की अर्थव्यवस्था को शिकंजे में लेना। रिपोर्ट में साफ कहा गया है, अगर भारत और ताइवान ने एक साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। हैरानी की बात यह है, मई 10 को ताइवान ने भारत के समर्थन में बयान दिया, लेकिन भारत ने अब तक ताइवान की आजादी पर खुलकर साथ नहीं दिया। क्या भारत ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइलें ताइवान को बेचने की सोच सकता है, जैसे फिलीपींस को दी थी? रिचर्ड का यही सवाल है और यही चीन की चिंता भी। उधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन की PL-15 मिसाइल छोड़ी, लेकिन मिसाइल टारगेट मिस कर गई और भारत के हाथ लग गई चीन की यह बेहद खतरनाक हथियार। अब ताइवान ने भी भारत से इस मिसाइल का मलबा मांगा है ताकि वह ड्रैगन के जंगी राज को खोल सके। इस मांग ने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। भारत ने पंजाब के होशियारपुर और उत्तर क्षेत्र के अन्य इलाकों से PL-15 के कई टुकड़े बरामद किए। इनमें से कई बिल्कुल सही सलामत हैं, जिससे चीन की सैन्य टेक्नोलॉजी का DNA अब भारत और उसके दोस्तों के हाथ लग गया है। अब ताइवान इस मिसाइल के कमजोर पहलुओं को समझकर जवाबी रणनीति बनाना चाहता है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भी भारत से PL-15 की जांच के लिए अनुमति मांगी है। यहां तक कि फाइव आइज खुफिया गठबंधन भारत के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहा है। उधर भारत को खुश रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत के पक्ष में कभी कभी मीठी बातें भी की जाती हैं। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूएन के अवर महासचिव जीन पीरे लाक्रॉइक्स ने खुले मंच से भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है, बल्कि शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी सबसे आगे है। अफ्रीका से लेकर लेबनान और पश्चिमी सहारा तक भारत ने अब तक 5,300 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह महिला पुलिस यूनिट भेजकर इतिहास रच दिया था और जनवरी 2023 में सूडान सीमा पर महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी गई थी। लाक्रॉइक्स ने यह भी कहा कि महिलाओं को राजनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना जरूरी है ताकि शांति मिशन प्रभावी और स्थायी बन सके। दिसंबर 2022 में भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी, तब उसने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नामक एक विशेष पहल शुरू की। तब उसने थी जो शांति सैनिकों पर अपराध करने वालों की जवाबदेही तय करता है और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन सुनिश्चित करता है। भारत द्वारा विकसित किया गया विशेष डाटाबेस अब दुनिया भर के अपराधियों की पहचान और सजा के लिए अहम हथियार बन चुका है। ये सब कुछ उस देश की ओर से हो रहा है जिसे कभी गरीबी और पिछड़ेपन का प्रतीक बताया जाता था, लेकिन अब वही भारत शांति का झंडाबरदार बनकर संयुक्त राष्ट्र की नींव को और मजबूत कर रहा है।
और वैसे भी सच यही है कि भारत वाकई प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि हम कई मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त छलांग लगाई है। जनवरी से मार्च तिमाही में देश की जीडीपी बढ़कर पहुंच गई 7.4% पर, जो कि बीते 4 तिमाहियों में सबसे ऊंचा स्तर है। पूरे वित्त वर्ष में भारत की वार्षिक ग्रोथ 6.5% रही। चीन की अर्थव्यवस्था जहां जनवरी मार्च तिमाही में केवल 5.4% बढ़ी, वहीं भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया। ये ग्रोथ सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक आर्थिक सुनामी है जो दुनिया को दिखा रही है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। कृषि क्षेत्र ने भी चौंकाया है, जहां 1 साल पहले केवल 0.9% की वृद्धि थी, अब वह बढ़कर हो गई है 5.4%। निर्माण क्षेत्र की रफ्तार ने तो जैसे ब्रेक ही तोड़ दिया हो। मार्च तिमाही में निर्माण क्षेत्र में 10.8% की ग्रोथ रही, जबकि माइनिंग सेक्टर में भी 2.5% की मजबूती दर्ज की गई है। यह संकेत है कि भारत अब न केवल उपभोक्ता बाजार में आगे है, बल्कि प्रोडक्शन और स्ट्रक्चर में भी महाशक्ति बनने की रफ्तार पकड़ चुका है। आप सभी जानते हैं कि चीन को छोड़कर बाकी सभी परमानेंट मेंबर ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट देने का ऐलान कर दिया है। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए भारत को अब मिल रहा है वैश्विक समर्थन। पनामा ने खुलकर भारत के पक्ष में झंडा बुलंद कर दिया है। विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने का पूर्ण हकदार है। ये बयान तब आया जब शशि थरूर की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा का दौरा किया। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना के उन अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई जो यूएन द्वारा नामित आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे। इसके बाद पनामा ने भारत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच जो क्रिप्टो का खेल चल रहा है, वह भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को लुभाने के लिए खेला है एक नया डिजिटल दांव। बिटकॉइन वेगास सम्मेलन में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा कर दी है। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कह दिया गया और ट्रंप परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में पहला डिजिटल कदम रख दिया गया। बिलाल की पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात के बाद ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से पाकिस्तान पहले ही कर चुका है समझौता, जिसमें ट्रंप के बेटों की 60% हिस्सेदारी है। बिटकॉइन को अब पाकिस्तान की सरकार राष्ट्रीय वॉलेट में रखेगी और लंबे समय तक बेचेगी नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के दोनों बेटे इस ऐलान के गवाह बने। इसके बाद से ट्रंप के रुख में पाकिस्तान के प्रति नरमी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम राजनीतिक है, न कि आर्थिक। पाकिस्तान बिटकॉइन को डिजिटल अर्थव्यवस्था की आड़ में अमेरिकी ताकत के साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन इससे भारत के लिए दोहरे खतरे पैदा हो सकते हैं। पहला तो ट्रंप की नजदीकी और दूसरा आतंकियों को डिजिटल फंडिंग का नया रास्ता। पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय 2000 मेगावाट बिजली सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग को देने की योजना बना चुका है, जिससे क्रिप्टो इकोसिस्टम और मजबूत हो सके। विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान की इस क्रिप्टो डील से भारत पाकिस्तान संघर्षों में ट्रंप की भूमिका और ज्यादा पक्षपातपूर्ण हो सकती है। यह नया रिश्ता भारत की डिजिटल सुरक्षा, रणनीतिक गठबंधनों और वैश्विक मंचों पर संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसी बीच न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत ने किया ऐसा जलवा कि दार्जिलिंग और असम की चाय की खुशबू ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर भारत के स्थायी मिशन ने जब कार्यक्रम आयोजित किया तो मंच पर भारत की चाय नहीं बल्कि भारत की ताकत नजर आई। राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा, चाय सिर्फ स्वाद नहीं बदलाव की कहानी है। उन्होंने बताया कि 19वीं सदी में असम की पहाड़ियों से शुरू हुआ भारत का चाय सफर आज 1 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार बन चुका है, जिनमें 15 लाख से अधिक महिलाएं सीधे चाय उद्योग से जुड़ी हैं। कार्यक्रम में मसाला चाय, दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम चाय के जायके ने संयुक्त राष्ट्र के नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। थाईलैंड, चीन, श्रीलंका और केन्या जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी छोटे किसानों की चुनौतियों को उजागर किया और भारत की पहल को सराहा। हरीश ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और बाजार की असमानताएं छोटे चाय उत्पादकों को संकट में डाल रही हैं, जबकि वही वैश्विक चाय उत्पादन का 60% से ज्यादा हिस्सा देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में भारत की पहल पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था और अब यह दिन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की चायपत्ती बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें